तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर आपका 3 है। और ये कौन सा है? आपका विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लास आपका 12th है, तो फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अब हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या है, अब तक हमने जो वैद्युत आवेश पढ़े थे, जो आवेश हमने पढ़ा था वो कैसा था? स्थिर था, स्थिर आवेश था। और उसी के चारों ओर हमें मतलब दोनों बल थे, वो खींचने वाला बल कितना स्ट्रांग है, आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, जैसे कि ये दो बल थे ना। ठीक है, ये दोनों कैसे थे? स्थिर बल थे, स्थिर बल थे। इनके बीच ही हमने कितना, ये दोनों कितने मतलब कितने बल से एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं, कौन इन्हें स्थिर कर रखा है। ठीक है, ये चीज देखी थी। और आवेश के चारों ओर यानी वैद्युत क्षेत्र, इसी चीज में हमने देखा था दोनों आवेश थे वो कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे, ये चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट हमने पिछले जो 2 चैप्टर कराए हैं उनमें। ठीक है, तो उनमें हमने ये चीज सबरी देखी थी, सारी चीजें ये देखी थी। यानी वहां पे क्या था कि जो आवेश था आपका वो कैसा था? स्थिर था। स्थिर आवेश के चारों ओर कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, कितनी दूरी पर वो होते हैं, कितना दोनों के बीच में बल कार्य करता है, ये चीजें हमने पिछले चैप्टर में विस्तार रूप से देखी थी। ठीक है, और अब यहाँ पे यानी 3 चैप्टर में यानी विद्युत धारा में इलेक्ट्रिक करंट में हम देखने वाले हैं जो आवेश बहता है, यानी जो आवेश है अब ये क्या करेगा? अपना स्वतंत्र रूप से चलने के लिए स्वतंत्र जब इसको छोड़ेंगे तो तारों में क्या उत्पन्न होता है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से जल की धारा को हम जल धारा कहते हैं, जैसे जल बहता है, ठीक है, जल जब बहता है तो उसे क्या कहते हैं? जल धारा कहते हैं, जल धारा कहते हैं। तो जल जब बहता है उसको जल धारा कहते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि आवेश जब बहेगा, आवेश यानी क्यू जब बहेगा तो उसे क्या है कहेंगे हम? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जल बह रहा है उसको हम जल धारा कहते हैं। ठीक है, जल जब बहता है तो उसको क्या कहते हैं? जल धारा। ऐसे ही हम विद्युत जब आवेश को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं कि हाँ भाई अब तुम चलने के लिए कहीं पर स्वतंत्र हो, तो जब वो बहने लगता है, मान लीजिए वो एक तार में बह रहा है, ठीक है, ये तार है, इसमें मान लीजिए आवेश पहले यहाँ पे था, स्थिर था, अब ये चलने के लिए जब हमने स्वतंत्र छोड़ा तो चलता कैसे है, कौन सी गति करता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इसी में। ठीक है, तो जब इसको छोड़ते हैं तो ये चलने लगता है, ये चलने लगता है तो उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से करते हैं। ठीक है, और जो विद्युत धारा के चलने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो इसको रोकता है कि हाँ भी रुक जा तू अभी थोड़ा थोड़ा बह, तो उस अवरोध को ये हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिरोध, प्रतिरोध आर बोलते हैं। ठीक है, उसी अवरोध को क्या है कि आवेश के चलने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, आवेश के चलने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो अवरोध को ही हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलते हैं कि आवेश को ये रोक रहा है। ठीक है, आवेश को रोकने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और आवेश को चलने में जो सहायता करता है, यानी आवेश को स्वतंत्र रूप से चलने में सहायता करता है, सहायता करता है आवेश में, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम चालक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? चालकत्व या चालकत्व बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका जल बहता है तो उसे हम जलधारा कहते हैं। जैसे ही अगर आवेश को हम स्वतंत्र छोड़ेंगे किसी में बहने के लिए, किसी तार में बहने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत धारा जब बहने लगती है तो उसमें आने वाले अवरोध को हम क्या करते हैं? यानी उस विद्युत धारा को रोकने वाला है। विद्युत धारा में क्या बह रहा है? प्रतिरोध, आपका आवेश ही तो बह रहा है, आवेश ही तो बह रहा है विद्युत धारा में। तो आवेश को जो चीज रोक रही है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सही से चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा क्या है, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जलधारा बहती है उसे क्या बोलते थे हम? उसे हम जलधारा बोलते हैं, जल के बहने को हम जलधारा बोलते हैं। वैसे ही आवेश के बहने को हम विद्युत धारा बोलते थे। ठीक है, और जो आवेश को बहने से रोके प्रतिरोध, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और जो आवेश को बहने में सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम चालकत्व बोलते थे। ठीक है, तो मैं अब पहले हेडिंग डालता हूँ कि विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत
धारा जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। यानी आवेश कितनी दर से प्रवाहित हो रहा है, आवेश कितनी दर से कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, उसको हम विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए जल धारा बहती है, तो जल में जल में जब जब उसकी हम स्पीड निकालेंगे, यानी देखो दूरी बट्टे समय, ऐसे ही तो निकालते हैं। जब हम धारा की चाल निकालते हैं तो धारा की जब हम चाल निकालते हैं तो क्या है, दूरी बट्टे समय, यानी कितनी दूरी उसने कवर की, कितनी दूरी कवर की और कितने समय में की, यही तो निकालते हैं, कितनी दूरी कवर की और कितने समय में की। वैसे ही विद्युत धारा है कि आवेश को होती क्या है, विद्युत धारा क्या है कि एकांक समय में, कोई समय हम ले एकांक, ठीक है, एकांक समय में चालक में प्रवाहित होने वाली, एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं। एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अभी क्या बताया था कि जल जब बहता है तो उसे जल धारा कहते हैं, और जब आवेश को हम बहने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि एकांक समय है, एकांक समय टी है, एकांक समय टी है, और चालक में प्रवाहित क्या हो रहा है, चालक में प्रवाहित आवेश के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी अब देखो आई बराबर एकांक समय टी है, ठीक है, और उसमें प्रवाहित क्या हो रहा है, आवेश ही तो प्रवाहित हो रहा है। तो टी तो आपका स्थिर है, टी तो एक कांस्टेंट राशि है, तो टी हमेशा नीचे लिया जाता है, तो टी, ठीक है। और प्रवाहित क्या हो रहा है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का देखो क्या हो गया, विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या हुई कि एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। चालक यानी एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय क्या है, समय हमेशा टी में लेते हैं हम, ठीक है। तो एकांक समय टी में चालक में प्रवाहित आवेश, कोई चालक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये तार बनाया, ठीक है, ये तार बनाया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि आवेश को छोड़ा, कि आवेश को छोड़ दिया कि अब इसमें आप चलने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। अब ये स्थिर आवेश तो है नहीं, क्या बताया मैंने, थर्ड चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि आवेश अब गति करने लगेगा। तो गति से क्या क्या चीजें उसमें उत्पन्न होती हैं, कितना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कितना बल करते हैं, और कितना वो तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वो चीजें हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो जब आवेश को मैंने छोड़ा, तो मान लीजिए मैंने 2 सेकंड में बोला कि 2 सेकंड में कितना आगे चलेगा, 2 सेकंड में कितना आगे चलेगा। तो आवेश कितना है, आवेश मान लीजिए मैंने Q बराबर कितना है, 2 ही ले लिया, Q बराबर 2 है, कि आवेश कितना है 2, आवेश का जो आपका परमाणु वो कितना है 2, ठीक है, और 2 सेकंड है। तो ये कितना चलेगा, मान लीजिए यहाँ तक आया 2 सेकंड में, ये आवेश यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो आवेश चलाना, आवेश ने कुछ गति की, आवेश ने कुछ गति की, इसी के बारे में तो हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि एकांक समय टी में, एकांक समय, ठीक है, एकांक समय में, अर्थात एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश Q के अनुपात को हम विद्युत धारा बोलते हैं, के अनुपात को विद्युत धारा बोलते हैं। इसे हम प्रेजेंट किससे करते हैं, तो I बराबर Q अपॉन T से प्रेजेंट करते हैं, तो I बराबर Q अपॉन T से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका विद्युत धारा का हो गया। अब इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक, ठीक है, मात्रक। तो मात्रक कैसे देखते हैं हम, तो देखो I बराबर इसका विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, I का मात्रक अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो Q बट्टे T, यही तो है, Q बट्टे T। आपने देखा है कि Q का क्या होता है, यानी आपका जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक भैया आपका कूलाम होता है, सही से नहीं लिखा जा रहा यार। तो आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, आपका आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है बट्टे टी का मात्रक क्या होता है, तो टी का मात्रक आपने देखा है समय होता है, टी का मात्रक क्या होता है, समय होता है। समय को हम किससे
समय को, ये तो टी तो समय है, तो समय को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसका मात्रक निकालते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड। ठीक है, और देखो कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो आपका मात्रक जो विद्युत धारा का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ मैं एम्पियर लिख रहा हूँ। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रक मैंने कैसे निकाला विद्युत धारा का, तो मात्रक मैंने निकाला Q अपॉन T है। ठीक है, एकांक समय में चालक में प्रवाहित क्या कर रहे हैं हम, किसी निश्चित समय में चालक में प्रवाहित क्या कर रहे हैं, आवेश कर रहे हैं, तो उसी को अनुपात को तो हम विद्युत धारा बोलते थे। ठीक है, तो I बराबर QT था। अब Q का आप जानते हो कि Q का कूलाम होता है, Q का क्या जानते हो, कूलाम होता है, और T का क्या होता है, समय होता है। ठीक है, मात्रक निकालने में जब निकालेंगे तो Q को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम से, और T को किससे करते हैं हम, सेकंड से। और कूलाम प्रति सेकंड बराबर होता है एम्पियर। तो हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो गया। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ आपके पास, वो आपका एम्पियर हो गया। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर हो गया। एम्पियर कैसे हुआ, कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, Q अपॉन T से। ठीक है, अब इसकी विमा देखते हैं, विमा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, विमा भी तो निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो विमा भी यही से निकालेंगे, इसको ही ले लो, तो Q बट्टे T है, Q बट्टे T है। ठीक है, अब आपने देखा है कि Q यानी आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा AT होती है। आवेश की विमा क्या होती है, तो AT होती है। आवेश की विमा यही तो होती है, आवेश की विमा AT होती है। ठीक है, और आपकी T की यानी समय की क्या होती है, तो वो भी T होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, A बचेगा। ठीक है, A बचेगा। तो विद्युत धारा की विमा क्या हुई आपकी, विमा क्या हुई, तो विमा आपका A यानी क्षेत्र हुआ। A को हम क्षेत्र से ही रिप्रेजेंट तो करते थे। A का मतलब अगर विमा में देखोगे, L बराबर लंबाई था, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, T बराबर आपका समय था, T बराबर जब हम विमा निकालते हैं, A बराबर क्या था, तो क्षेत्रफल था, कितना क्षेत्रफल गिर रहा है, यही तो था। और M बराबर आपका द्रव्यमान था, द्रव्यमान। इन्हीं चीजों से तो हम आपका जो विमा निकालते हैं, इन्हीं चार चीजों से तो विमा निकालते हैं। जो मैंने क्लास आपका 11th है उसका फर्स्ट चैप्टर है, वहां मैंने ये सारी चीजें आपको निकालना बताई कि कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मैंने कैसे निकाला, ये वहीं से निकाला। ठीक है, तो विमा Q बट्टे T, Q का मैं जानता हूँ AT होता है, क्षेत्र। Q का मतलब क्या होता है कि कितना क्षेत्र गिर रहा है आपका आवेश, और कितने समय में गिर रहा है। ठीक है, और T यहाँ पे है विद्युत धारा का मात्रक में, तो AT बट्टे T से T कैंसिल हो गया, तो मेरे पास A बचा विमा। ठीक है, ये क्या बचा, विमा बचा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्युत धारा जो इसका फर्स्ट परिभाषा है, पहली ही परिभाषा है आपकी विद्युत धारा, तो एकांक समय T में चालक में प्रवाहित आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो प्रवाहित क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने समय में हो रहा है वो नीचे रख दिया मैंने। ठीक है, तो I बराबर क्या हुआ, QT, I बराबर QT। जब मैंने इसका मात्रक निकाला तो Q का मैं जानता हूँ कूलाम होता है, T का सेकंड होता है, T का क्या होता है, सेकंड होता है, कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, आपका एम्पियर मात्रक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एम्पियर ही लेके चलूंगा, अभी मैं कूलाम प्रति सेकंड बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा एम्पियर लिखूंगा यहाँ से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसकी विमा। तो विमा विद्युत धारा की जो विमा होती है Q पर T से निकालते हैं, Q अपॉन T से। तो Q का आप जानते हो आवेश की क्या होती है, AT होती है, बट्टे T बराबर T से T कैंसिल हो गया, विमा क्या बची आपके पास, A बची। तो विमा क्या बची आपके पास, A बची। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड यानी विद्युत धारा से रिलेटेड 3-4 पॉइंट हैं कि वो कैसे बहती है उल्टी सीधी, यानी कैसे वो बहती है। ठीक है, ये चीजें हम देखते हैं। तो इसमें हम 1 एम्पियर, पहला जो आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। ये बहुत बार आपको पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर धारा क्या होती है, देखो यदि 1 कूलाम आवेश,
डेफिनेशन में लिख दे जा रहा हूं, यदि एक कूलम आवेश प्रति सेकंड यदि एक कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर को परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है। यदि एक कूलम आवेश यानी Q कितना है, यहां से मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं तो देखो Q बराबर कितना है, 1 कूलम है, ठीक है। 1 कूलम, एक C से ही रिप्रेजेंट करते हैं इस कूलम को, ठीक है। और प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, यानी T आपका क्या है, 1 सेकंड है। T आपका क्या है, 1 सेकंड है। तो चालक में बहने वाली धारा, तो चालक में जो धारा बहेगी, धारा कौन सी बहती है, I बहती है। तो I, यहाँ पे मैं धारा लिख रहा हूँ, धारा I बराबर, अब यहां से आप देखो तो I बराबर होता क्या है, I बराबर QT होता है, यही तो होता है I बराबर QT। यहां से देखो, ठीक है, यहां से देखोगे तो I बराबर क्या होता है आपका QT, बट आपको Q कितना है, 1 कूलम दे रखा है, 1 कूलम, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, तो इसका मतलब देखो बराबर लगा है तो इसका मतलब ये इससे रिप्रेजेंट, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आगे दूसरी लाइन है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, कूलम आपका यानी I बराबर Q कितना है आपका, 1 है बट्टे T कितना है आपका, T भी तो 1 ही है। T आपका क्या है, 1 सेकंड है, प्रति सेकंड ही तो है। तो 1 से 1 यानी 1 कूलम, 1 कूलम प्रति सेकंड, यही तो आएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, 1 एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर। देखो इसको क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं इसको रफ करके दोबारा से इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो I बराबर देखो क्या होगा, I बराबर क्या है, QT है, QT है, बट Q आपको 1 दे रखा है, ठीक है। तो 1 बट्टे, और T कितना है, 1 दे रखा है, और क्या है आपका कूलम प्रति सेकंड, और कूलम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर धारा क्या है, 1 एम्पियर धारा क्या है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के हर एक एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। तो कोई चालक है, कोई तार है, तो उसमें एक आवेश कितना होना चाहिए, 1, यानी 1 कूलम आवेश 1 कूलम हो, प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, यानी 1 सेकंड में आपका 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। उस चालक में बहने वाली धारा क्या होगी आपकी, 1 एम्पियर होगी। मान लीजिए मैंने एक तार मान लिया, स्वचालक तार है, ठीक है। स्वचालक ये तार है, वैसे तो ये मार्कर है, लेकिन मैंने माना आपको समझाने के लिए, माना ये तार है। तो इसमें 1 सेकंड में मैं 1 कूलम आवेश प्रवाहित करूं, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करूं, तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी, वो आपकी 1 एम्पियर की होगी, 1 एम्पियर की होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, अगर 1 एम्पियर आपको पूछा जाए तो आवेश यानी Q 1, ठीक है, और प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है 1 एम्पियर की, यदि 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, यानी हर एक सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी, तो उस चालक में जो बहने वाली धारा होगी वो कैसी होगी आपकी, 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। ये आपको बहुत बार 16-17 में, यानी हर एक बार क्वेश्चन आता है ये यूपी बोर्ड के अंदर कि 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यदि 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, प्रति सेकंड यानी 1 कूलम, मैंने अभी आपको बताया कि ये मार्कर है, वैसे तो ये मार्कर है, मैं अगर इसको तार मानता हूं तो इसमें 1 सेकंड में मैं 1 ही कूलम आवेश प्रवाहित करूं, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश ही अगर प्रवाहित करूं तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी, 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी, ठीक है। तो I बराबर QT, यहां से आप जानते हो I बराबर विद्युत धारा का
आई बराबर क्यू टी होता है, ठीक है। क्यू बराबर 1 है और टी भी बराबर 1 है, क्योंकि एक ही तो कूलम प्रवाहित कर रहे हैं हम, और कितने समय में, एक समय में, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। और ऊपर वाले का कूलम है प्रति सेकंड, और कूलम प्रति सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं, यहाँ मैंने बता दिया आपको निकालना, ठीक है। तो यहाँ कितनी आ गई, 1 एम्पियर धारा आ गई, ठीक है। तो 1 एम्पियर धारा का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में, किसी चालक में 1 सेकंड में एक आवेश ही प्रवाहित हो, एक आवेश प्रवाहित हो, तो उसको हम 1 एम्पियर धारा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, 1 एम्पियर धारा बोलते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर धारा बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मात्रक वगैरह को रफ कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये पहला पॉइंट था आपका। 4 जो पॉइंट मैंने लिखे हैं बड़े आसानी से समझाने के लिए आपको लिखे हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट में ये जो 1 एम्पियर धारा थी वो आपकी प्रथम थी, 1 एम्पियर जो धारा थी। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो, ये तो फर्स्ट था, ये तो आपका फर्स्ट है, इसमें 4 और है, ठीक है। तो इसका ए पार्ट देखते हैं, ए पार्ट देखते हैं। तो आपने आई बराबर क्या है, विद्युत धारा बराबर क्यू टी है, क्यू टी है। बट आपने यहाँ पे देखा है, बट क्यू बराबर एन ही, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ कि एक एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ठीक है। तो Q बराबर एन ई से आपने पढ़ा है कि कितना आवेश कितने इलेक्ट्रॉन, आपने Q बराबर एन ई यानी आपने पढ़ा है ये, ठीक है। इसको मैं पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो Q बराबर, Q की जगह क्या है, एन ई रख देंगे, ठीक है। तो आई बराबर Q की जगह मैंने एन ही रख दिया, एन ई बट्टे एन ई बट्टे टी, यही तो है, यही तो है। अब मुझे ये निकालना है कि एक आवेश में, एक, यानी देखो अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का मुझे पता है कि 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो मुझे निकालना क्या है, यहाँ से एन ही तो निकालना है, एन निकालना है। अब जब देखो एन निकालूंगा तो आई अपॉइंट टी ऊपर जाएगा, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन यानी ई नीचे आ जाएगी, ठीक है, ई नीचे आ जाएगी। तो अब ई बराबर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यही तो होता है कूलम, यही तो होता है, ये होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो एन बराबर आई कितना है आपका, 1 कूलम है, इंटू समय कितना है, टी है, समय बराबर 1 है, ठीक है। समय बराबर कितना है, 1 है। 1 कूलम, ये तो निकाल रहे हैं कि 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बट्टे ये कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखो बराबर यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 जीरो लूंगा, 10 कर दो 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। एक और यहाँ से कम कर ले, यानी 2 जीरो कर लिए मैंने, नीचे कितना है 16, इसको मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो इंटू 10 की पावर 18 हो गया, एक कम कर लिया था ना यहाँ पे, ठीक है। बराबर बराबर देखो, तो यहाँ 16 कितना हो, 16 छिक्के 96, 6 पॉइंट कितना हो 4, 16 चौक 16 दूनी 32, ठीक है, 2 32, अब कितना बचा 8, 80 हो गया, 16 पंजे 80। तो यहाँ से कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो 1 एम्पियर धारा हमने देख ली। 1 एम्पियर धारा यदि 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक में 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते थे, 1 एम्पियर धारा बोलते थे, ठीक है। कभी कभी पूछना ये आ जाता है कि 1 एम्पियर धारा में, 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्यू टी है, आपका फॉर्मूला तो वही है, आई बराबर क्यू टी, समीकरण फर्स्ट से आई बराबर क्यू अपॉन टी। आपने क्यू बराबर एन ही पढ़ा है, क्यू बराबर एन ही पढ़ा है कि आवेश अगर बह रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो आपने निकालना। पिछले चैप्टर में आपने फर्स्ट चैप्टर था वहां पे ये चीज अच्छे से बताई थी, ठीक है। तो Q बराबर एन ही से आप जानते हो, तो Q की जगह एन ही रख दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो निकालनी है। तो मैंने क्या किया कि I और T का मल्टीपल हो जाएगा और आपकी E नीचे आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। तो N बराबर I इंटू टी बट्टे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन, अब मुझे एन ही तो निकालना है और 1 एम्पियर में निकालना है, यानी 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो 1 एम्पियर यानी 1 इंटू टी, 1 सेकेंड है, बट्टे 1.6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है
एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आपका क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, तो वो रख दिया। तो जब इसको काट के मैं सॉल्व करूंगा तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो देखो इसको इसको रफ कर दे रहा हूँ। समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, एक तार में आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये तार लिया है। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने तार लिया है। ठीक है, ये तार लिया। अब मैं अगर कहूं कि इसमें 1 एम्पियर धारा, मुझे बताओ कि 1 एम्पियर धारा कैसी होती है। 1 एम्पियर धारा, तो इसमें क्या है कि प्रति सेकंड एक यानी 1 कूलम आपका प्रति सेकंड बह रहा है। 1 कूलम आपका क्या है कि प्रति सेकंड बह रहा है, तो 1 एम्पियर धारा होगी। वो मैंने यहाँ बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 1 एम्पियर धारा में 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया नीचे। ठीक है, कि 1 एम्पियर धारा कैसे बहती है, 1 कूलम और 1 ही सेकंड में प्रवाहित करूं, यानी 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित आवेश करूं तो वो आपकी 1 एम्पियर धारा होगी। कभी कभी पूछने में आ जाता है कि 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो I बराबर QT। ठीक है, Q का मैंने मान रख दिया, Q बराबर NE होता है, आपको पता है। ठीक है, Q बराबर NE से रख दिया तो N बराबर यहाँ से आ गया मेरे पास। ठीक है, कितना आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आपने एक चीज यहाँ पे देखी कि इसका मतलब क्या है कि 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर 18 कूलम, यही बह रहे हैं। 1 एम्पियर में कितने बह रहे हैं, यानी 1 एम्पियर में कितने बह रहे हैं, 1 एम्पियर में आपको 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ये जो तार है इसमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 बह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पूरा तार है उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है, ये समझने वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका इतना परिच्छेद लिया कि इतने में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो इतने में भैया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे। इतने में भी मैंने कोई परिच्छेद लिया इतना, तो इतने में भी इतने ही बह रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरे ही तार में आपके इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं। हम अलग अलग क्षेत्र अगर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्र जब इसको लेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इतना क्षेत्र लेके इसमें आपको गणना की कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इसमें भी जब आप गणना करोगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम 18 इलेक्ट्रॉन आपके बह रहे होंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे। तो 1 एम्पियर धारा को आप समझ गए, 1 एम्पियर धारा आपने समझ ली। ठीक है, विमा कैसे निकालते हैं, कैसे कितना इसका यानी इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भी बता दिए कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अर्थात चालक के प्रत्येक पर्चे से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहे होते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में ही तो निकाला। देखो टी बराबर भी तो 1 ही है, टी बराबर भी तो 1 ही लिया था। ठीक है, तो 1 सेकंड में क्या है कि कोई हम परिच्छेद लेते हैं तो 1 सेकंड में जब इसमें काउंट करेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये क्षेत्र लिया कि इसमें 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो वो कितने निकलेंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे। ठीक है, 1 सेकंड में एक कोई क्षेत्र लेता हूं मैं, उसमें काउंट करने की कोशिश करता हूं। जैसे तार है, ये तार का मैंने एक क्षेत्रफल लिया ये वाला, इसमें मैं 1 सेकंड में काउंट करना चाहता हूं कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बहेगा इसमें, तो वो कितना निकलेगा काउंट करने के बाद 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम निकलेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम आगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं। तो देखो जब हम इसकी दिशा लेते हैं, यानी दिशा कैसे लेते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए ये मैंने बैटरी बनाई है एक, ठीक है, ये प्लस वाला सिरा है और ये आपका माइनस वाला सिरा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक बल्ब है। ठीक है, तो जब मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है, जब मैंने इसको एक सुचालक तार से जोड़ दिया तो मैं इसकी दिशा कैसे लूंगा, तो धन आवेश की दिशा, धन आवेश
प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश की दिशा हम कैसे लेते हैं, तो दिशा आपकी आवेश की प्रवाह की दिशा में, आवेश के प्रवाह की दिशा में, आवेश की प्रवाह की दिशा में। तो देखो दिशा हम कैसे लेते हैं, किसी भी विद्युत धारा की हम दिशा कैसे लेते हैं, तो हम कैसे लेते हैं, मान लीजिए धन आवेश है, ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये आपका बल्ब है। तो इसमें मान लीजिए मैंने विद्युत धारा है जो प्लस क्यू आवेश है, तो विद्युत धारा मतलब ऐसे बह रही है, विद्युत धारा आपकी कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है। तो धन आवेश के प्रवाह लेंगे, यानी धन आवेश यानी प्लस क्यू आवेश लेंगे, तो वो आपका आवेश के प्रवाह की दिशा में, यानी बह कैसे रही है आपकी, मान लीजिए ऐसे ही तो बह रही है विद्युत धारा आपकी, ऐसे बह रही है, यानी यहाँ से निकल के, देखो इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विद्युत धारा कैसे बह रही है, यानी प्लस क्यू से निकल के बल्ब में होके आपके जैसे माइनस पे आके खत्म हो रही है, ठीक है, विद्युत धारा आपकी माइनस पे आके खत्म हो रही है। तो हम धन आवेश कैसे लेते हैं, यानी प्लस क्यू आवेश लेते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा में। जैसे मैं यहाँ पे तार बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये तार है, एक चालक तार है, इसमें मान लीजिए विद्युत धारा आपकी इधर को बह रही है, विद्युत धारा यानी आई जो है इधर को बह रही है। तो आपसे बोला जाए कि इसमें ये धनावेश कैसे लेना है, तो धनावेश हम कैसे लेंगे, तो धनावेश की दिशा जो होगी वो कैसे होगी, इधर को होगी, धनावेश की दिशा होगी वो किधर को होगी, वो आपकी आगे को होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ऋण आवेश लेता हूँ, ऋण आवेश, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश की जो दिशा ली जाती है वो प्रवाह के विपरीत दिशा में ली जाती है। आवेश जिधर को बह रहा है, यानी प्लस क्यू आवेश मान लीजिए इधर को आपको बह रहा है, तो धनावेश लेंगे धनावेश लेंगे तो वो क्या लेंगे, प्रवाह की दिशा में लेंगे, प्रवाह की दिशा में लेंगे। और ऋण आवेश हम कैसे लेते हैं, आवेश की प्रवाह के विपरीत दिशा में, आवेश के विपरीत दिशा में, ठीक है। जैसे मैंने अभी तार बनाया था आपका, ठीक है, ये तार है, तो मैं अगर बोल लूं कि आपका जो आवेश है वो इधर को बह रहा है, आवेश जो है वो आपको ए से बी की तरफ बह रहा है, आवेश ए से बी की तरफ बह रहा है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि आवेश की प्रवाह की दिशा क्या होगी, धन आवेश के जो मैंने धन आवेश है इसमें, तो वो किधर को बह रहा होगा, तो धन आवेश हर समय आपका कैसा बह रहा होगा, आगे को बह रहा होगा, यानी जिधर को आपको आवेश जा रहा है उधर कोई आपका धन आवेश की दिशा होगी। धन आवेश की दिशा कैसी होगी, जिधर आवेश आपका जा रहा है, ठीक है। और आपके ऋण आवेश की दिशा कैसे होगी, तो ऋण आवेश की दिशा आपकी विपरीत होगी। ऋण आवेश की दिशा कैसी है, विपरीत होती है, ठीक है। ऋण आवेश की दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। ऋण आवेश की दिशा कैसे होती है, विपरीत होती है, तभी तो बल्ब जलेगा, ठीक है, तभी तो आपका बल्ब जलेगा। अब ऋण आवेश तो ऐसे बहेगा ना, इसमें ऋण आवेश क्या होगा, बैटरी पे आके खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो दिशा कैसे ली जाती है, अगर मान लीजिए कोई तार है ए बी, कोई तार ए बी है, ठीक है, चालक तार है, उसमें प्लस क्यू आवेश आपका बह रहा है बी की तरफ, प्लस क्यू आवेश बी की तरफ बह रहा है। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि धन आवेश कैसे, धन आवेश की दिशा किधर को, यहाँ अगर पूछा जाए कि आपका कोई सुचालक तार है, उसमें आपका आवेश है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसमें दिशा बताइए कि धन जो आपका धन आवेश है वो किस दिशा में बह रहा होगा। तो वो आपका किस में होगा, ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा। वहीं अगर पूछा जाता है कि ए बी एक तार है, उसमें प्लस क्यू आवेश ए से बी की तरफ बह रहा है, ए से बी की तरफ बह रहा है, ठीक है। तो आपको ऋण आवेश की दिशा बतानी है कि ऋण आवेश की दिशा किधर होगी, तो दिशा कैसी होगी, बी से ए की तरफ आपकी दिशा होगी ऋण आवेश की। धन आवेश की कैसी होगी, ए से बी की तरफ। तो यहाँ सिंपल याद रखो, जहां पे आवेश जिधर को जा रहा है तो उधर धन होगा, और जा रहा है उधर दूसरा वापस, तो माइनस वाले की कैसे होगी, आपकी वापसी होगी, ठीक है। ये चीज होगी, दूसरा पॉइंट आपका हो गया। इसमें और भी पॉइंट है, और भी कई पॉइंट है इसमें, ठीक है, तो उनको भी यहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी करके, उनको भी ए बी करके यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए पॉइंट में अगर लेता हूं, तो ए पॉइंट पहला क्या है कि यदि धन व ऋण आवेश प्रवाह एक ही दिशा में हो। अब क्या है कि धन प्लस ऋण, ठीक है, अब कैसे हैं, ये एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में हो, धन और ऋण आपके जब एक ही दिशा में हो, तो क्या होगा कि जो तब आपकी नेट धारा होगी जो विपरीत दिशा में होगी, तब आपकी जो नेट धारा होगी,
नेट धारा जो होगी वो कैसी होगी आपकी, विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, विपरीत दिशा में होगी, अर्थात आई, नेट धारा आई है ना, तो आई प्लस आई प्लस आई माइनस, आई प्लस आई माइनस। ठीक है, तो धन और ऋण आवेश जब आपके एक ही दिशा में हो, धन और ऋण आवेश आपके कैसे हो, एक ही दिशा में हो, तो उसमें बहने वाली नेट धारा क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। उसमें बहने वाली धारा कैसी होगी, विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, और अगर आपके ऋण और धन आवेश, ऋण और धन आवेश यानी धन प्लस ऋण आपके कैसे हो, विपरीत दिशा में। इस चिन्ह का मतलब समझ रहे हो, चिन्ह का मतलब क्या है, धन और ऋण, आपके धन और ऋण हैं वो आपके कैसे हैं, चालक की दिशा में है, चालक की दिशा में है। ठीक है, चालक की प्रवाह की दिशा में है, तो आपकी नेट धारा क्या होगी, आई बराबर आई प्लस कुछ अंतर होगा और आई माइनस कुछ अंतर होगा, तभी तो एक ही दिशा में बह रहे होंगे, कुछ तो अंतर होगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ तुच्छ अंतर कुछ है, यानी इसका मतलब मैं अगर यहाँ समझाने की आपकी कोशिश करूं तो मान लीजिए जो आई यानी प्लस क्यू आवेश है उसका 3, उस पर कितना परिमाण है, 3 है, और माइनस क्यू माइनस जो आवेश है उस पर कितना होगा, कुछ कम होगा, तो इस पर 2.99 होगा, कुछ कम होगा तभी तो बहेगी। अगर ये इक्वल हो जाएगी तो इक्वल वाला मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब क्या, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो यह क्या है, धन प्लस ऋण आपके कैसे विपरीत दिशा में बह रहे हो, जब आवेश के विपरीत दिशा में बह रहे हो तो आपको क्या करना है कि वहां पे क्या होगी, तो जो आपका नेट जो धारा होगी उसमें बहने वाली, उस तार में बहने वाली नेट धारा होगी वो आपकी क्या होगी कि आई प्लस प्लस आई माइनस, आई प्लस और आई माइनस, यानी दोनों का जोड़ आपका होगा। ये धन और आवेश, देखो देखो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मैंने जैसे आपको तार पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका तार है, ये आपका तार है, तो प्लस मान लीजिए आपका जो आवेश है वो इस प्रकार बह रहा है, यानी आवेश आपका ए से बी की तरफ बह रहा है। आवेश कहाँ बह रहा है, ए से बी की तरफ बह रहा है। ठीक है, आवेश आपका ए से बी की तरफ बह रहा है। अगर मैं बोलूं कि धन और ऋण यानी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कैसे है आपके आवेश की दिशा में है, आवेश के प्रवाह की दिशा में है, तो ये कैसे हैं, ये दोनों इधर को जब बह रहे हैं तो ये बराबर तो नहीं हो सकते, तभी बहेंगे ना, जब बराबर नहीं होंगे तभी बहेंगे। ठीक है, तो जब दोनों यहाँ पे बह रहे हैं तो क्या है आपका नेट आवेश जो होगा तो वो क्या होगा, आई प्लस आई माइनस, आई प्लस और आई माइनस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि धन और ऋण आवेश आपके प्रवाह के विपरीत दिशा में बह रहे हो, मान लीजिए प्रवाह आपका ए से बी की तरफ और ये कैसे बह रहे हैं, ये आपके बी से ए की तरफ है, बी से ए की तरफ बह रहे हैं, तब आपकी जो नेट धारा होगी तो वहां क्या होगी, आई बराबर आई प्लस और आई माइनस, जोड़ होगा दोनों का योग। ठीक है, दोनों का क्या होगा, योग होगा। ठीक है, दोनों का क्या होगा, योग होगा। और वो मैंने आपको बताई दी, यह चालक के दोनों प्रकार की धारा बह रही है, तब चालक में यानी दोनों प्रकार की जब धारा बह रही है तो चालक में नेट धारा क्या होगी आपकी, शून्य होगी। ठीक है, शून्य होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे कि दिशा कैसे ली जाती है, कैसे उसमें आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, अब हम देखें इसका सदिश योग, यानी 2 हो गया। ठीक है, 2 आपका हो गया। अब इसका देखता हूं मैं सदिश योग। तो इसमें सदिश योग कैसे लेते हैं, यानी कई धारा हैं तो वो कहाँ आके मिलती हैं और कितना आवेश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखता हूं तीसरा पॉइंट है आपका सदिश योग, सदिश योग। तो आप देखो कि धारा क्या होता है, विद्युत धारा में दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा जो होती है उसमें दिशा भी होगी, तार में कैसे बह रही है, और परिमाण भी होगा, आवेश पे परिमाण होता है, कितना आवेश है। ठीक है, ये दोनों चीजें, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगी कि विद्युत धारा में दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी ये अदिश राशि है। जबकि आपने पढ़ा है अदिश और सदिश में, तो अदिश में क्या होना चाहिए कि अदिश में होनी चाहिए आपकी दिशा प्लस, देखो सदिश और अदिश आपने ये चीज पिछले चैप्टर में पढ़ी होंगी। सदिश, सदिश क्या है कि इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, इसमें परिमाण की होती है।
ठीक है, इसमें क्या है, परिमाण की होती है। और यहाँ पे देखोगे आप तो विद्युत धारा में दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए ये कैसी है, फिर भी ये अदिश राशि है, फिर भी ये अदिश राशि है। ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी ये अदिश राशि कैसे है कि आपने यहाँ पे देखा है कि फिर भी ये अदिश राशि है क्योंकि धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग के लिए आपकी कोण की आवश्यकता होती है। सदिश योग अगर आप किसी को निकालते हो तो मान लीजिए ये कैसा है, 90 अंश होना चाहिए, या आपका 45 होना चाहिए, ठीक है, या 180 होना चाहिए, कोण होना चाहिए, कोई एक कोण पे होना चाहिए। लेकिन धारा कैसी है कि अगर आप धारा निकालोगे, धारा का सदिश योग निकालोगे, तो मान लीजिए आपने क्या किया कि ये तार है, इधर से 5 एम्पियर आ रही है, इधर से आके ये कितनी मिल गई, 3 एम्पियर मिल गई, ठीक है, 3 एम्पियर मिल गई, यहाँ पे आके फिर से आपकी कितनी है, ये 5 एम्पियर मिल गई। तो जब नेट धारा यहाँ पे अगर आप ज्ञात करने की कोशिश करोगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 13 एम्पियर हो जाएगी। तो क्या कोई कोण इसमें आंतरित हुआ, कोण कोई आंतरित नहीं हुआ, तो इसलिए क्या है, ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग के लिए कोण की आवश्यकता होती है, जबकि धारा को इकट्ठा करने के लिए कोण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कैसी है, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। तो धारा आपकी कैसी है, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। अब आपकी आती है धारा कैसी होती है, धारा कितने प्रकार की होती है, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो धारा के प्रकार, ठीक है, धारा के प्रकार, ये चौथा पॉइंट है, बाकी सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो पहला अगर मैं लेता हूं तो पहला लेता हूं तो दृष्ट धारा, पहले कौन सी है आपकी, दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। तो एक देखो दृष्ट धारा क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, यदि धारा की दिशा समय के साथ कम बढ़ यानी बदलती नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई तार लिया है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं दृष्ट धारा प्रवाहित करूंगा, इसमें दृष्ट धारा बह रही है, तो धारा बीच बीच में छूटेगी नहीं, यानी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। दृष्ट धारा क्या होती है कि बीच बीच में कम बढ़ नहीं होती है, यानी एक सीक्वेंस वो बहती रहती है, चल रही है तो बहती ही रहेगी एक सीक्वेंस पे, ठीक है। तो दृष्ट धारा क्या है कि यदि धारा की दिशा समय के साथ, यदि धारा की दिशा समय के साथ कम-बढ़ नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी दृष्ट धारा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, आपकी दृष्ट धारा कहलाती है। इसे हम स्थायी धारा भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यदि धारा की जो दिशा है वो समय के साथ, वो कैसी है, समय के साथ, वो समय के साथ कम बढ़ मैंने क्यों लिखा है कि दृष्ट धारा जो होती है वो एक सीक्वेंस में बहती रहती है, वो कम या ज्यादा नहीं होती है, तो समय के साथ नहीं बदलती है, दृष्ट धारा कहलाती है, ठीक है, दृष्ट धारा कहलाती है। तो ए भी कोई तार है, अगर इसमें दृष्ट धारा बह रही है तो वो बीच में कम ज्यादा नहीं होगी, वो एक सीक्वेंस में बहती रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यही दूसरी यानी प्रत्यावर्ती धारा की, अगर मैं बात यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की करता हूँ, यानी अल्टरनेटिव करंट की करता हूँ, अल्टरनेटिव करंट यानी एसी भी बोलते हैं इसको, इसको डीसी बोलते हैं। देखो डायरेक्ट करंट डीसी हो गया और यहाँ पे क्या है, एसी हो गया। इसमें क्या होती है, यदि धारा की दिशा वो समय के साथ बदलती रहती है, इसमें धारा की जो दिशा है वो समय के साथ बदलती रहती है उसमें। तो देखो यहाँ पे एक तार मैंने लिया है ए बी, ठीक है, तार मैंने कोई ए बी लिया है, ए बी कोई तार है। अगर इसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है तो वो क्या होगी कि कहीं ज्यादा कहीं कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम आपकी
ऐसे करके बहती है, यानी एक सीक्वेंस में वो नहीं बहती है, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। जो आपके घरों में प्रयुक्त होता है वो आपका अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी एसी होती है। ठीक है, तो धारा के प्रकार समझ गए आप। धारा कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। दृश्य धारा जो समय के साथ कम या ज्यादा नहीं होती है, जो समय के साथ कम या ज्यादा नहीं होती है वो कैसी कहलाती है? आपकी डायरेक्ट करंट यानी दृष्ट धारा कहलाती है। समय के साथ कम ज्यादा नहीं होती है वो दृष्ट धारा, यानी बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, एसी क्या होती है कि समय के साथ कम या ज्यादा होती रहती है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर कम ज्यादा होती रहती है। कभी कभी ज्यादा भी होती रहती है, कभी कभी कम भी होती रहती है। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। तो विद्युत धारा जो धारा थी आपकी उसके बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसकी विमा मैंने निकालना आपको बता दिया, उसका मात्रक बता दिया, और ये इसके 4 या 5 पॉइंट थे इसमें, वो भी मैंने आपको विस्तारित रूप से समझा दिए। ठीक है, सदिश योग का नियम का पालन क्यों नहीं करती है? क्योंकि एक एंगल पे आके नहीं मिलती। आप कहीं भी तार जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, वहां से दूसरा जोड़ दीजिए, तो नेट जो धारा होगी उसमें एक सीक्वेंस में होगी, यानी एक ही जगह पे आप उसको जोड़ोगे फिर भी आपकी वही मिलेगी, और अलग अलग तार अलग अलग जगह पे जोड़ोगे फिर भी आपकी वही मिलेगी। तो सदिश नियम का योग का नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, दृष्ट धारा, ये इसमें क्या है दृष्ट धारा में कि यदि धारा की जो दिशा है वो समय के साथ कम बढ़ यानी कम ज्यादा नहीं होती है, दिशा के साथ नहीं बदलती है, तो वो आपकी दृष्ट धारा कहलाती है, यानी डायरेक्ट करंट कहलाती है। ठीक है, और अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में क्या है कि इसमें जो धारा की दिशा है वो समय के साथ बदलती रहती है। धारा की जो दिशा है वो समय के साथ बदलती रहती है, वो क्या होती है? आपकी अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको धारा के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। धारा कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसका एम्पियर जो आपका मात्रक होता है वो भी बता दिया, विमा होती है वो भी बता दिया, और आपको कैसे ये प्रवाहित होती है। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो वहां पे क्या था कि जल जैसे बहता है, जल जैसे बहता था, वहां क्या था? वो उसको जलधारा बोलते थे। अब आवेश जब प्रवाहित होने लगा तो उसको क्या बोलते हैं? हम विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा में मेनली क्या प्रवाहित होता है? जैसे जल धारा में आपका जल प्रवाहित होता है ना, वैसे ही विद्युत धारा में आपका आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, आवेश प्रवाहित होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। बाकी आपको मैं कल बताता हूँ अगले चैप्टर में। ठीक है।